हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज के सेशन में ना हम एक बहुत ही मजेदार इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं इनटू द एलिमेंट्स ऑफ आवर केमिकल वर्ल्ड। हमारा मिशन अपने टेक्स्ट बुक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक डिटेक्टिव की तरह सॉल्व करना और हर एक कॉन्सेप्ट को थॉरली मास्टर करना। तो अपनी डिटेक्टिव हैट्स पहन लीजिए, फोकस शार्प रखिए और चलिए इस केमिकल मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। Right, phase 1 of our investigation. Section 1, physical properties of elements. देखो, अगर हम इनके बेसिक फिजिकल ट्रेट्स कंपेयर करें जस्ट बाय लुकिंग एट देम, मेटल्स जनरली काफी हार्ड होते हैं और प्योर स्टेट में इनकी सरफेस पे एक चमक होती है, राइट, जिसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। प्लस ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ब्रिलियंट कंडक्टर्स हैं। और हाँ, जब आप इन्हें किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं ना, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सोनोरस, लिटरली जस्ट लाइक योर स्कूल बेल। वहीं दूसरी तरफ इफ वी लुक एट नॉन मेटल्स, ये मोस्टली या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस, वेल एक्सेप्ट ब्रोमीन व्हिच इज एक्चुअली अ लिक्विड। ऑल्सो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं और कंप्लीटली नॉन सोनोरस, नो रिंगिंग बेल्स हियर। अब ध्यान दीजिए गाइस, ये दो डेफिनेशंस ना आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। मल्लेबिलिटी का मतलब है सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। Honestly, just memorize these exact words from the NCERT textbook. It'll definitely secure your full marks. Oh, और एक fun fact, gold और silver most malleable metals होते हैं। Now, you might be wondering just how ductile a metal can actually be. Well, here is a totally mind-blowing fact. Gold is the most ductile metal. अब सीरियसली ये बिलीव नहीं करेंगे, बट सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से, यस लिटरली जस्ट 1 ग्राम, आप लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक नो वे, राइट? इट्स लिटरली इनसेन। ये एक्सट्रीम डक्टिलिटी मेटल्स को हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स देने में बहुत हेल्प करती है। ऑलराइट, अब थोड़ा डेंजर जोन में आते हैं। सेक्शन 2, एक्सेप्शंस टू द रूल्स। Exam setters love trick questions, and these rule breakers are their absolute favorites. Let's do a rapid fire. We say all metals are solid, right? Well, mercury is actually liquid at room temperature. Metals के melting points high होते हैं, but gallium और cesium ये आपकी हथेली पे रखते ही पिघल जाएंगे। Boom, liquid. Non-metals dull होते हैं, but iodine एक lustrous यानी चमकीला non-metal है। Metals hard होते हैं। Actually, alkali metals like lithium, sodium और potassium इतने soft हैं कि आप इन्हें easily knife से काट सकते हैं। Like butter. और कार्बन का एलोट्रोप ग्राफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सीरियसली गाइज, इन पॉइंट्स को एकदम रट लो, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू शो अप इन योर एग्जाम्स। Moving right along, Section 3, reacting with air and water under pressure. ओके, सो नॉर्मली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न होके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट यहाँ हमारे पास एक हैवी और हाईली टेस्टेड टर्मिनोलॉजी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम के लिए इस एग्जैक्ट डेफिनेशन को याद रखिए। Such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salts and water. इसका बेसिकली मतलब है कि इनका ड्यूअल नेचर होता है, काइंड लाइक अ डबल एजेंट। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं। मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट दिस। अब इंटेरोगेशन रूम का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग स्पीड्स पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन पोटेशियम और सोडियम गाइज ये इतने डेंजरसली रिएक्टिव हैं कि अगर आप इन्हें बस खुले में रख देना तो ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करके लिटरली आग पकड़ लेते हैं, स्पॉन्टेनियस फायर। इस एक्सट्रीम डेंजर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स वी फॉलो अ स्ट्रिक्ट लाइफ सेविंग रूल। इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड यानी डुबो कर रखा जाता है। अब पानी के साथ रिएक्शन की बात करें तो कुछ मेटल्स ना थोड़े स्टबर्न या ढीठ होते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं और ना ही गर्म पानी से, दे जस्ट डोंट केयर। लेकिन जब इन स्टबर्न सस्पेक्ट्स को स्टीम के एक्शन के थ्रू टेस्ट किया जाता है तो ये आखिरकार ब्रेक डाउन होते हैं और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर। Alright, time for the next phase. Section 4, reacting with acids and salts. क्या आपको पता है एक ऐसा एसिड मिक्सचर है जो प्योर गोल्ड को भी कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकता है? यप, इसे कहते हैं एक्वा रीजिया। लैटिन में इसका लिटरल ट्रांसलेशन है रॉयल वाटर। ये एसेंशियली एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, एग्जैक्टली 3:1 के रेशियो में। ये इतना हाईली करोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है कि उन टफेस्ट सस्पेक्ट्स को भी मेल्ट कर देता है जिन्हें इंडिविजुअल एसिड्स टच भी नहीं कर सकते, लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। So the absolute crucial point here is the rule of displacement. अगर सिंपल भाषा में समझें तो अगर मेटल A ज्यादा रिएक्टिव और पावरफुल है तो वो एक वीकर मेटल B को उसके अपने कंपाउंड यानी सॉल्ट सोल्यूशन से लिटरली किक आउट कर देगा और खुद उसकी जगह कैप्चर कर लेगा। इस एग्रेशन को ही हम केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इट्स बेसिकली द बेस्ट वे टू प्रूव व्हिच मेटल इज द बॉस। Here's a classic setup to prove this in action. एक टेस्ट ट्यूब में हम आयन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं और दूसरी में कॉपर वायर को आयन सल्फेट में। नाउ आयन ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? तो वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को निकाल बाहर फेंकता है और अपना कंपाउंड बना लेता है। द कलर चेंज सेज इट ऑल। ये प्रैक्टिकली दिखाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है।
ओके, वक्त आ गया है हमारे एलिमेंट्स को ऑफिशियली रैंक करने का। सेक्शन 5, द रिएक्टिविटी सीरीज। लुक एट दिस टेबल। ये हायरार्की ना एक्चुअली आपका अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट है। टॉप पर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम, द एब्सोल्यूट मोस्ट रिएक्टिव वंस। फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनकी रिएक्टिविटी कंटिन्यूसली गिरती जाती है। और सबसे बॉटम पर है हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक सिल्वर और गोल्ड। सो जब भी एग्जाम में ये ट्रिकी क्वेश्चन आए कि क्या मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस करेगा, बस इस लिस्ट को विजुअलाइज कीजिए। जो एलिमेंट ऊपर है वो हमेशा जीतेगा। इट्स दैट सिंपल। And finally, we reach our last act, Section 6, How Elements Form Bonds. And this brilliantly illustrates the exact mechanism of ionic bonding. Let's use sodium chloride as our prime example. Step 1. Sodium अपना एक outer electron donate करता है और एक positive cation Na+ बन जाता है. Step 2. क्लोरीन खुशी-खुशी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव एनायन Cl- बन जाता है. और फाइनली स्टेप 3, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस नेचुरली एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू बाइंड होके NaCl बनाते हैं। बेसिकली परफेक्ट केमिकल टीम वर्क। पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये एलिमेंट्स आखिर इतना स्ट्रगल, इलेक्ट्रॉन्स का ये सारा लेन देन करते ही क्यों है? उनका अल्टीमेट गोल क्या है? वेल, आंसर बहुत ही सिंपल है, पीस एंड स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट बस रिएक्ट करता है ताकि उसका वेलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाए। एग्जैक्टली हमारे नोबल गैसेस की तरह, लाइक हीलियम और नियॉन, वो बस इनर्ट नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी को मिमिक करना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली यही एक सिंगल रीजन है केमिस्ट्री की लिटरली हर एक रिएक्शन के पीछे। Starting off with Section 1, Ionic Compound Properties. So, आपने कभी सोचा है ऐसी क्या चीज है जो इन ionic compounds को इतना incredibly strong और tough बनाती है? Let's find out. Well, उनका physical nature solid और somewhat hard होता है. But why? Because of that strong inter-ionic attraction. Literally, इसी की वजह से ये solid और थोड़े brittle होते हैं. इन्हें break करने के लिए you need a lot of energy. इसीलिए इनके melting और boiling points super high होते हैं. और अगर solubility की बात करें तो ये simply water में soluble हैं, but kerosene या petrol में completely insoluble. Now, this is a real game changer when it comes to electricity. Solid state में इनका एकदम rigid structure electricity को block कर देता है क्योंकि ions move ही नहीं कर पाते. But catch ये है कि जैसे ही आप इन्हें heat करके melt करते हैं ना, वो heat उन electrostatic forces को overcome कर लेती है. तो molten state में those ions run absolutely free और electricity easily conduct करते हैं. Okay, moving right along to Section 2, Occurrence of Metals. अब हम directly ज़मीन के बहुत अंदर चलते हैं to see कि raw metals actually Earth की crust में कहाँ छुपे बैठे हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स। ये बेसिकली वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं। वेरी सिंपल। लेकिन सारे मिनरल्स सेम नहीं होते। कुछ थोड़े वीआईपी लेवल के होते हैं जिन्हें हम ओर्स कहते हैं। ओर्स ऐसे स्पेशल मिनरल्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज बहुत हाई होता है और सबसे ज़रूरी बात, वहाँ से उस मेटल को निकालना एक्चुअली प्रॉफिटेबली किया जा सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी एक्सट्रैक्शन स्टोरी के मेन विलन की, जिसे कहते हैं गैंगू। ये वो टेक्स्ट बुक टर्म है फॉर दोज रियली अनोइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे सॉइल या सैंड, जो हमारे माइंड ओर्स को कंटैमिनेट करती हैं। अगर प्योर मेटल चाहिए तो इस गैंगू को हटाना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। राइट, अब आता है द बिग बैटल। सेक्शन 3, एक्सट्रैक्शन बाय रिएक्टिविटी। एक प्योर मेटल को बाहर निकालना डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी जगह कहाँ है, उसका एटीट्यूड कैसा है। रिएक्टिविटी की पूरी एक क्लियर टाइमलाइन होती है। जो मेटल्स टॉप पर हैं उनकी एक्टिविटी इतनी हाई होती है कि उन्हें निकालने के लिए इंटेंस इलेक्ट्रोलिसिस चाहिए। फिर आते हैं मिडिल एक्टिविटी वाले मेटल्स, जिन्हें रिड्यूस करने के लिए कार्बन का यूज किया जाता है। और जो बिल्कुल लेजी लो एक्टिविटी वाले मेटल्स हैं ना बॉटम पर, वो तो अक्सर अपने नेटिव स्टेट में ही फ्री मिल जाते हैं। नाउ ये आपके एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट क्लासिक टॉपिक है, सो पे अटेंशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस। अगर आपके पास सल्फाइड ओर है तो आप उसको एक्सेस एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, विच इज कॉल्ड रोस्टिंग। पर अगर कार्बोनेट ओर है तो उसको स्ट्रांगली हीट तो करना है, बट इन लिमिटेड एयर, एंड दैट इज कैल्सिनेशन। दोनों में स्ट्रांग हीटिंग है, बस एयर का अमाउंट चेंज हो रहा है। Let me give you a mind-blowing real-life example, the Thermit process. जब हम आयरन 3 ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हैं, the reaction is highly exothermic. I mean, इतनी हीट निकलती है कि मेटल डायरेक्टली मोल्टन स्टेट में बनता है। लिटरली इतना गर्म कि ये प्रोसेस क्रैक्ड रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने के काम आता है। Imagine the power.
Alright, section 4, refining of metals. Extraction तो हो गया, but guess what? वो extracted metal अभी तक fully pure नहीं है. उसको अपने final chemical bath की ज़रूरत है. Take the electrolytic refining of copper as an example. इस सेटअप में एक बहुत सिंपल चीज़ होती है. जैसे ही करंट पास होता है, प्योर मेटल एनोड से निकलकर सीधा कैथोड पर जाकर चिपक जाता है. और जो लेफ्ट ओवर जंक इम्प्योरिटीज हैं, दे जस्ट सेटल डाउन एट द बॉटम. उस कचरे को हम बेसिकली एनोड मड बोलते हैं. सिंपल एंड इफेक्टिव. एंड फाइनली हम आ गए हैं अपने लास्ट चैलेंज पर. सेक्शन 5, करोजन एंड प्रिवेंशन. इतनी मेहनत से हमने मेटल प्योरीफाई किया है, तो अब उसको उसके बिगेस्ट नेचुरल एनिमी से प्रोटेक्ट भी तो करना है ना. दैट एनिमी इज मॉइस्ट एयर. ये क्लासिक 3 टेस्ट ट्यूब्स का एक्सपेरिमेंट देख लीजिए. ट्यूब ए में एयर और वाटर दोनों है और आप देख सकते हैं आयरन नेल्स रस्ट हो गए. ट्यूब बी में सिर्फ वाटर है और ऊपर एक ऑयल की लेयर है जो एयर को अंदर आने से ब्लॉक कर रही है. रिजल्ट, नो रस्ट. और ट्यूब सी में सिर्फ ड्राई एयर है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, सो अगेन नो रस्ट. ये विजुअली एकदम प्रूव कर देता है कि आयरन को रस्ट होने के लिए एयर और वाटर इन दोनों की एब्सोल्युटली जरूरत होती है. तो रस्ट से बचाएं कैसे? वेल, हम पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीजिंग तो कर ही सकते हैं. फिर आता है गैल्वेनाइजिंग, विच इज अ रियल गेम चेंजर. इसमें हम आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की एक थिन लेयर कोट कर देते हैं. और एक और सुपर स्मार्ट तरीका है एलॉइंग. जैसे प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, बट अगर आप उसमें थोड़ा निकल और क्रोमियम मिक्स कर दें तो यू गेट स्टेनलेस स्टील जो कभी रस्ट नहीं होता. यहां तक कि 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए भी प्योर गोल्ड के अंदर सिल्वर या कॉपर को एलॉय किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग बन सके. टू पुट ऑल दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आप ये हिस्ट्री का मावल देखिए. द मैसिव आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली. ये 8 मीटर लंबा 6 टन का पिलर 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है. और सबसे शॉकिंग बात, इतने सालों बाद भी इट हैज नॉट रस्टेड एट ऑल. As the exact text perfectly puts it, this truly is the wonder of ancient Indian metallurgy. ये देखकर ना एक सवाल दिमाग में आता है. अगर ancient Indian workers 1600 साल पहले रस्ट को इस तरह से बीट कर सकते थे, तो what scientific breakthrough are you going to discover next? Think about it. Thanks for tuning into this explainer. मिलते हैं next time.